कुंदन बाग नाम का ये रहस्यमयी गांव, जहां साया था एक पिशाचनी का, जो कई वर्षों से शांत थी। लेकिन कामिनी की यह गलती के कारण आज उसने फिर से उस पिशाचनी को जागृत करने का न्योता दे दिया था। पूरा गांव आज उस पिशाचनी की दहशत में था। गांव वालों ने कामिनी के घर के बाहर लाठियों से वार करना शुरू कर दिया था। ना चाहते हुए भी कामिनी अपने घर का दरवाजा खोलने पर मजबूर हो गई थी। वो डरी सहमी सी अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी रही थी कि तभी पीछे से उसके पिता ने उसे आवाज लगाते हुए दरवाजा खोलने से रोक दिया। अपनी बेटी कामिनी की ढाल बनकर उसके पिता ने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजे को खोला तो सामने का दृश्य देखकर वो दोनों डर से कांप उठे। गांव वालों की आंखों में एक अलग ही आक्रोश था। रात के खामोश अंधेरे में लोगों की आंखों में भरा हुआ वो गुस्सा और हाथ में जल रही मशालें बड़ी ही डरावनी लग रही थी। गांव वाले अपने पिता के पीछे छिपी कामिनी को बड़ी ही गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। डर के मारे कामिनी ने उनसे नजरें चुराने के लिए अपनी नजरों को नीचे झुका लिया कि तभी गांव का एक आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोल उठा, अब नजरें नीचे करने से क्या होएगा हैं? जब गांव की मर्यादा लांघी थी तूने, तब ना हुई थी तेरी नजरें नीचे? कान खोल के सुन ले रे छोरी, तूने गांव की मर्यादा को लांघ के घना भारी पाप किया है और अब तुझे वही करना होगा जो गांव की प्रथा के अनुसार गांव वालों के हित में है। ध्यान रखिए छोरी, अगर तेरी वजह से गांव में एक छोटी सी भी खरोच आई तो तेरे साथ साथ तेरे प्यारे पिताजी को भी पूरे गांव के सामने जिंदा जला देंगे। हाँ। गांव वालों की इन बातों से कामिनी बुरी तरह से डर से कांप उठी। उसकी माँ ने तो बहुत सालों पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बेचारी कामिनी के पास तो उसकी माँ से जुड़ी कोई याद भी नहीं थी। उसने जब से होश संभाला था तब से उसके पिता ने ही उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। इस संसार में उसके पिता के सिवा उसका कोई भी नहीं था। इसीलिए अपने पिता के लिए ऐसे शब्द सुनकर उसका मन अंदर ही अंदर की चूट रहा था। आज पहली बार वो खुद को अंदर ही अंदर कोस रही थी कि उसकी वजह से आज उसके पिता को ये दिन देखना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या कर दिया था कामिनी ने जिसके कारण आज उसे और उसके पिता को ये दिन देखना पड़ रहा था। कामिनी के पिता इस समय उसे गांव वालों के गुस्से से बचाना चाहते थे, इसलिए वो गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर उनसे वहां से चले जाने की विनती कर रहे थे। गांव वालों ने उस समय उसकी विनती को सुनकर वहां से चले जाने का आग्रह स्वीकार करते हुए उनसे कहा, कल हम फिर आएंगे, लेकिन याद रखना कल हम इसे हर हाल में अपने साथ लेकर ही जाएंगे। कल ना तो तू हमें इसे ले जाने से रोक पाएगा, ना ही भगवान। कान खोल के सुन ले रे छोरी, कल शाम ठीक 7 बजे तू दुल्हन के लिबास में तैयार मिलनी चाहिए हमें। ना तो तू बहुत अच्छे से जानती है कि हम तेरा और तेरे इस बूढ़े बाप का क्या हाल करेंगे। हाँ। इतना कहकर अपने हाथों में जल रही मशालों को लेकर गांव वाले उनके घर से दूर आगे की ओर बढ़ गए। मोहनलाल अपनी बेटी को लेकर अपने घर के अंदर चला गया और अपने बिस्तर पर बैठकर अपने माथे को पीटता हुआ खुद को कोसते कोसते रोते हुए कहने लगा, ठीक कहती थी तेरी माँ कि निकल चलो इस मनहूस गांव से। पहले ये तेरी माँ और बुआ को खा गया और अब ये मेरी फूल सी बच्ची तेरे पीछे पड़ गया है। मैं कहता हूँ भाग चल यहाँ से, नहीं तो तेरा पूरा जीवन यहाँ बर्बाद हो जाएगा। हम भागकर भी कहाँ जाएंगे पिताजी? ये गांव वाले हर हाल में हम तक पहुँच ही जाएंगे। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो एक बार को मैं कोई जोखिम उठा भी लेती, लेकिन अगर मैंने अब और कोई भी गलती की तो ये गांव वाले हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरी किस्मत में अगर विधाता ने यही सब लिखा है तो फिर ठीक है, अब जो भी होगा मुझे मंजूर है। तू नहीं जानती मेरी बच्ची, तू अभी कुछ नहीं जानती। गांव के अभिशाप को कामिनी ने अब अपनी किस्मत के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो लाख चाहकर भी अब नियति के उस लेख को बदल नहीं सकती थी। उसके दुखी मन में आज पूरी रात बस एक ही बात गूंज रही थी कि काश ये रात कभी खत्म ही ना हो। बीते कुछ समय में जो कुछ भी हुआ, काश वो बस एक बुरा सपना हो। खुद से ये बातें करते करते वो पूरी रात सो नहीं पाई और जैसे ही सुबह हुई तो गांव की औरतों ने उसके घर के बाहर आकर जमावड़ा डाल दिया। कामिनी समझ गई थी कि अब उसे वही करना है जो गांव वाले चाहते हैं, इसीलिए वो नहा धोआकर नए कपड़े पहनकर घर से बाहर आ गई। उसके घर से बाहर आते ही गांव की औरतें नींबू और मिर्ची से उसका उतारा करने लगी और देखते ही देखते पीले रंग के नींबू गहरे लाल रंग में बदल गए। तभी गांव की एक बूढ़ी महिला ने
उन नींबुओं को उनके घर की दहलीज से कुछ दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। तभी एक औरत ने अपने हाथ में पकड़े एक लाल रंग के दुपट्टे को कामिनी के सर पर उड़ा दिया। सभी औरतें बड़े ही मायूसी भरे चेहरे के साथ कामिनी को अपने साथ गांव में स्थित देवी माँ के प्राचीन मंदिर में ले गई। उन्होंने कामिनी को देवी माँ की मूर्ति के सामने बैठाया और खुद उसके चारों तरफ एक गोल घेरा डालकर खड़ी हो गई और उसके सर पर दूध और जल का अभिषेक करने लगी। उसके बाद उन्होंने अनामिका के पूरे शरीर को हल्दी से लेप दिया और अपने हाथों से उसकी बलाएं उतारने लगी और बिलखती हुई अपनी आंखों में आंसू लिए उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनाने लगी। उन सभी को देखकर कामिनी का मन और ज्यादा घबराने लगा। उन्होंने उसके चारों ओर बनाए गोल घेरे को तोड़कर देवी माँ के चरणों में सिंदूर चढ़ाया और सिंदूर की उस डब्बी से कामिनी के हाथों पर कुछ आकृतियां बनाई। देवी माँ के सामने माथा टेक के वे सभी औरतें कामिनी को उसके घर ले आई और कामिनी के हाथ में एक बक्सा थमाकर वहां से चली गई। शाम को जब कामिनी के पिता उसके कमरे में गए तो कामिनी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कामिनी दुल्हन के जोड़े में सजी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके पिता मोहनलाल ने उसकी ओर बढ़कर उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझ जैसा भागा बाप भला कौन होगा जो जीते जी अपनी बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा है। यह दिन देखने से पहले भगवान ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया। दुल्हन के जोड़े में सजी कामिनी के शादी के दिन पर आखिर उसके पिता भला क्यों ऐसी अभागी बातें उससे कर रहे थे? आखिर ऐसा क्या था जिस कारण मोहनलाल और गांव की सभी औरतें कामिनी के शादी के दिन को किसी मातम की तरह कोस रही थी? मोहनलाल अपनी बेटी को अपनी सीने से लगाता हुआ अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। कामिनी अपने हाथों से अपने पिता के आंसुओं को पोंछने लगी कि तभी उनके दरवाजे पर जोर की ठक ठक होने लगी। मोहनलाल ने जाकर घर का दरवाजा खोला तो गांव की औरतें कामिनी को लेने घर के बाहर आ चुकी थी। मोहनलाल ने कामिनी को बाहर बुलाया और उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत ने कामिनी को एक लोहे की कील और माचिस उसके पर्स में रखने के लिए दी। कामिनी ने उसके हाथ से माचिस और कील को लेकर अपने पर्स में रख लिया और वो उन औरतों के साथ साथ चलने लगी। उसके पिताजी मोहनलाल भी उन सबके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद रास्ते के एक चौराहे पर उसी बूढ़ी औरत ने सूखे चावलों से देविका की नजर उतारकर चौराहे के बीचों बीच रख दी और फिर से सभी आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने एक बड़ा ही आलीशान बंगला दिखाई दिया जो बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। उस बंगले की खूबसूरती को देखकर कामिनी का मन भी उस पर मोहित हो गया, लेकिन वो उस बंगले को नजरअंदाज करती हुई आगे की ओर बढ़ने लगी। तभी कामिनी को टोकते हुए पीछे से उस बूढ़ी महिला ने उससे कहा कि तुम आगे कहां जा रही हो मेरी बच्ची? यही तुम्हारी मंजिल है। अपना दायां पैर इसकी पहली सीढ़ी पर रखकर आगे की ओर बढ़ो। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर कामिनी ने अपना दायां पैर पहली सीढ़ी पर रखकर अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए और वो औरतें उसे उस बंगले में सजे शादी के मंडप में ले गई। कामिनी के चेहरे पर एक अलग ही घबराहट थी। वो डरी सहमी सी मंडप में बैठी ही थी कि तभी पंडित जी ने आवाज लगाते हुए कहा, वर को मंडप में लाया जाए। पंडित जी की बात सुनकर कामिनी ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने अपने दूल्हे को देखकर उसके होश उड़ गए। उसे लगा मानो किसी ने उसके साथ कोई भद्दा मजाक किया है। उसकी शादी एक 60 साल के बूढ़े अपाहिज आदमी के साथ भला कैसे हो सकती है? आखिर कौन था वो बूढ़ा अपाहिज आदमी जिसके साथ कामिनी की शादी हो रही थी? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी जिस कारण उसे ये शादी करनी पड़ रही थी? आखिर क्या था इस शादी के पीछे छिपा वो राज? जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग को अवश्य देखें।